शहर में हड़ताल का मौसम था। रेल वालों ने रेलें चलानी बंद कर दी थीं। हजारों मुसाफिर प्लेटफार्म पर अटके पड़े थे। हर दूसरे पल वे एक दूसरे से पूछते थे, हड़ताल खुली क्या? एक हड़ताल खुलने का नाम नहीं लेती थी कि उससे पहले ही दूसरी हड़ताल का नोटिस आ जाता था। रेलों के बाद सफाई कर्मचारियों का नंबर था। सारे सफाई वाले हड़ताल पर थे। हर गली कूचे में कूड़े के ढेर लगे थे। चारों तरफ सड़ान फैली थी। मक्खियों की मौज थी। नालों और गटरों के रुक जाने से मच्छरों को मौका मिल गया। बीमारियां भी शहर पर धावा बोल चुकी थीं। अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लंबी होने लगी थीं। डॉक्टरों ने मिलकर सलाह की कि मौका अच्छा है। हर आदमी हर तरफ जैसे अपनी बात मनवाने की ताक में बैठा था। सभी डॉक्टरों की एक राय थी कि मौका चूका न जाए। डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। बीमारी से मौतें हुई थीं। सारा शहर दुर्गंध से भरा हुआ था। परेशान अफसर और मिनिस्टर मीटिंगों में बैठ कोई रास्ता खोज रहे थे। इधर एक चमत्कार हुआ। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला। हड़ताल का मौसम पूरे जोश खरोश से आ पहुंचा था, इसलिए शहर की सारी घड़ियों ने भी आपस में राय मिलाई। सबका मत था कि उनको समय के साथ चलना चाहिए। राय मिल जाने के बाद देर कैसे हो सकती थी। सारे शहर की घड़ियां हड़ताल पर चली गईं। समय जहां था वहीं ठहर गया। जो मिनिस्टर लोग मीटिंगों में बैठे थे वहीं बैठे रह गए। एक दूसरे से समय पूछने लगे तो सबने पाया कि सबकी घड़ियां रुकी पड़ी हैं। तुरंत दरबान बुलाए गए। सही समय की तलाश में दौड़ाए गए। सही समय लेकिन सबके हाथ से निकल गया। दरबान भी निराश होकर लौटे। सबने आकर खबर दी कि सबकी घड़ियां ठहरी खड़ी हैं। हुक्म हुआ कि घड़ी साज बुलाए जाएं। सरकारी हुक्म सरपट दौड़ा। घड़ी साज दौड़े चले आए। खबर लाए कि उनके यहाँ भी सारी घड़ियां रुकी हुई हैं। शहर के नामी घड़ी साज ने घंटा घर के टावर पर चढ़कर पेंडुलम हिलाया। धूप के अंदाज से सुई मिलाई और गर्दन ऊंची किए देखता रहा कि सुई आगे सरकती है क्या। सुई जहां की तहां डटी थी, जरा भी सरकने का नाम न लेती थी। इधर समय ठहर गया था, उधर फैसले ठहर गए थे। मंत्री महोदय एक से दूसरी सभा तक नहीं पहुंच सके। समय के साथ सभाएं रुक गईं। सभाओं के साथ सफाई कर्मचारियों, डॉक्टरों और रेलें चलाने वाले, उनकी सबकी किस्मत जुड़ी थी, वह भी वहीं ठहर गई। शहर की घड़ियां ठहरी खड़ी थीं। कर्मचारियों की किस्मत रुकी पड़ी थी, मगर गली कूचों में बच्चों की किलकारियां छूट पड़ी थीं। बच्चे खुश थे। उनके चेहरे चमक रहे थे। सब अपनी खुशी बांट रहे थे। मोटू कह रहा था, यार अपनी तो किस्मत चमक गई। आज दोपहर तक सोते रहे, किसी ने कान नहीं उमेठा, किसी को हमें जगाने की नहीं सूझी। सोने की ऐसी मौज मिल जाए तो फिर क्या। मोटू अपने सोए रहने की बात बड़ी सेखी से सुना रहा था, मगर मन ही मन घड़ियों को दाद दे रहा था। सोच रहा था घड़ियां ऐसे ही रुकी रहें और अपनी नींद सलामत रहे। मोटू का दूसरा भाई था खोटू। उसे खेलने का खूब शौक था। वह भी जब से घड़ियां ठहर गई हैं तब से घंटों खेलता रहता है। किसी को उसे बुलाने की नहीं सूझती। वह भी अपनी खुशी में लोटपोट हो रहा था और हाँफता हुआ बता रहा था, देख देख अपनी क्या लाइफ बनी है। मजे से खेल जमा रहे हैं। ना मम्मी की आवाज बुलाती है और ना स्कूल की घंटी। घड़ियां खुद तो चुप हुई ही, अच्छों को भी चुप करा दिया। अबे ज्यादा शान मत मार। खेलने का मौका मिल गया तो अब अपनी ही आके जा रहा है। खोटू का एक दोस्त कह रहा था, देख दोस्त, अपन फालतू में नहीं हाँकते हैं। कुछ ऐसा खेल जमता रहा ना तो 4 दिन बाद अपनी सेहत भी देख लेना। फिर भी लगे कि अपने केवल हाँक रहे हैं, कुश्ती में उतर के देख लेना। कुश्ती का चैलेंज सामने आते ही खोटू का दोस्त दुबक गया। मित्रों की यह मंडली फिर खेलने में मस्त हो गई। खोटू के और भी बहुत सारे दोस्त थे जिनको स्कूल की घंटी से चिढ़ थी। वे सब एक जगह आ मिले। सब मिलकर हनुमान जी को नारियल चढ़ाने की योजना बना रहे थे। मनौती मना लेना चाहते थे कि घड़ियां रुकी रहें, घंटियां न बजें। यह मंडली घंटी के बजने से इसलिए परेशान थी कि घंटी खेल के रंग में भंग डाल सकती थी। फिर जब घंटी की चोट सुनाई देती थी तो उन्हें मास्टर जी की डांट याद आ जाती थी। घड़ी की सुई और मास्टर जी की डांट डपट में कोई निकट का रिश्ता था। सुई समय से जितनी आगे खिसकती थी, डांट उतनी ही जोर से पड़ती थी। छोटे बड़े सभी मास्टर जी के गुस्से और उनकी डांट से
डरने लगे थे। डांट का डर इस मंडली पर भी ऐसा सवार हो गया था कि स्कूल से दूर भागना ही सबने अपना अधिकार मान लिया था। सारी मंडली इस बात पर एक राय थी कि मास्टर जी अगर ज़्यादा डांटें तो पढ़ो नहीं। घड़ियां जब से रुकी हैं तब से मोटू की नींद सलामत हो गई है और खोटू का खेल पक्का हो गया है। कहीं कोई रोक टोक नहीं, किसी की दखल नहीं। तीसरे बच्चे ने छोटू राम थे, मोटू खोटू के छोटे भाई। इनको छोटे छोटे किस्से कहानियां पढ़ने का शौक है। जब से घड़ियां रुकी हैं तब से अपने घर में एक कोने में दुब के उपन्यास, किस्से, कहानियां पढ़ते रहते हैं। स्कूल की तैयारी का तकाजा करना मम्मी भूल गई हैं। खूब मजे से घंटों तक एक कोने में दुब के पड़े रहते हैं। न कोई तगाजा, न कोई डांट फटकार, किसी को किसी बात की चिंता नहीं। हर समय ऐसा लगता जैसे सारा घर थोड़ी देर के लिए बैठकर सुस्ता रहा है। मोटू खोटू दोनों बाहर हैं, इसलिए कोई खटपट नहीं। समय का पता नहीं, इसलिए पापा को दफ्तर की देर का डर नहीं। न नाश्ता बनाने की जल्दी, न लंच बॉक्स तैयार करने की जल्दी। पापा को भी कोई डर नहीं था कि देर हुई तो साहब बिगड़ेंगे। शहर के अन्य सारे लोग दफ्तर की देर से डर से छुटकारा पा चुके थे। शहर शांत था। बसों का इंतजार करने वालों की कतारें छोटी हो गई थीं। भगदड़ गायब थी। सभी दफ्तरों, कारखानों, छोटी फैक्ट्रियों आदि का समय चूंकि ठहर गया था, इसलिए कर्मचारियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रही थी। मजदूरों के कार्ड पंच करने वाली टाइम मशीनें बंद पड़ी थीं। हजारों मजदूरों के हाथ कार्ड से भरने के लिए हाजिरी बाबू भी टाइम पर नहीं पहुंचे थे। मिल मालिक परेशान थे। इस बार कुछ ऐसे फंसे थे कि यह भी नहीं कह सकते कि बड़ा खराब टाइम आ गया, और न लंबी सांस लेकर कह सकते थे समय बड़ा बलवान। जब समय ही गायब था तो दोष किसे देते। समय यूं गायब हुआ तो शहर में सहसा समता का राज आ गया। सच्चा समाजवाद आ गया। छोटे बड़े सभी लोग अपने दिनमान की डोर से कट गए थे। भाग्यवाद के फंदे से बच गए थे। बड़े बड़े भाग्यवादी हेकड़ी भूल गए थे। भविष्य बेचने वाला कारोबार ठप था। दिन मानी दुकानें बंद थीं। मीन मेघ का अंतर भी मिट गया था। समय ठहर गया था। भविष्य की चिंता से लोग दूर थे। घटनाएं कम हो गई थीं। खबर नवीसों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। न तो खबरें मिलती और न किसी को खबर लेने का मौका। नतीजा यह था कि अखबार छोटे हो गए थे। कागज की खपत कम हो गई थी। तंगी मिट गई थी। लेकिन कागज की मिल वाले चिंता में डूब गए थे। साथ ही जंगलात काटने वाले ठेकेदार और मजदूर भी। सबको कारोबार की चिंता थी। उधर समय के यूं गायब हो जाने से अफसरों, मैनेजरों, मिल मालिकों की हालत अजीब हो गई थी। एक बड़ी कंपनी के मैनेजर साहब को घड़ी के अलार्म से उठने की आदत थी। घड़ियां सब ठहरी खड़ी थीं, इसलिए बेचारों की नींद भी जाने कब टूटती थी कोई पता नहीं। दूसरे कई बड़े अफसर थे जो सिर्फ अपनी टाइम की पाबंदी के कारण तरक्की पाते थे। वे भी सब भन्नाए फिरते हैं, होंठ काटते हैं, मुट्ठियां बंद करते हैं, दांत पीसते हैं, लेकिन घड़ियां बंद की बंद। साहब की टाइम की पाबंदी रौब-दाब उतर चुकी है। उनको भी होशो हवास नहीं है कि दफ्तर के अपॉइंटमेंट कहाँ हैं। जब से समय यूं नदारद हुआ है, सरकार उदार हो गई है, अफसर उदार हो गए हैं, सबको एक दूसरे की तकलीफ का थोड़ा ख्याल आया। इसीलिए सभी मालिकों, अफसरों और सरकार की उदार सलाह से बाकी सभी हड़तालें समाप्त हो गई हैं। घड़ियों की हड़ताल अटूट है, मगर सारी घड़ियां ठहरी खड़ी हैं। सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि समय की एकता का राज क्या है। घड़ियों की यूनियन कहाँ है। सरकार के कड़े आदेशों के कारण सरकारी गुप्तचर विभाग पूरी छानबीन के साथ पता लगा रहा है कि घड़ियों की यूनियन का दफ्तर कहाँ है, घड़ियों की यूनियन का नेता कौन है। बहुत छानबीन के बाद सरकार का गुप्तचर विभाग रपट पेश करता है। रपट में लिखा है, सभी ज्ञात सूत्रों की छानबीन के बाद भी इस समय की एकता का राज हम नहीं जान सके हैं। अपनी अपनी सारी खोजबीन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घड़ियों की यूनियन अभी तक बनी ही नहीं। हमें मालूम हुआ है कि घड़ियों की यूनियन का दफ्तर अभी तक देश के किसी कोने में खुला ही नहीं। हमारे विभाग के सभी बड़े अफसर समय की ऐसी अटूट एकता का रहस्य नहीं समझ पा रहे हैं। गुप्तचर विभाग की इस रपट के बाद गृह मंत्रालय की परेशानी और भी बढ़ गई। सरकार लगातार बंद पड़ी घड़ियों को चालू करने की अटकल सोच रही थी। पीछे छूटे समय को लौट जाने का तरीका सोच रही थी। रात दिन खोज रही थी। खोजबीन जारी थी। समय गायब था, सभी परेशान थे, मगर समय की खोजबीन में इस बार सभी जुट गए। पंडित लोग, प्रोफेसर लोग, वैज्ञानिक लोग, दिनमानी दुकानों के ज्योतिषी लोग और सौदा सूत करने वाले सभी व्यापारी लोग
इस प्रकार सरकार अब अकेली नहीं रह गई थी। जनता का साथ मिला तो कई अच्छे सुझाव भी सामने आए। एक सुझाव घड़ी साजों की कमेटी का था। सुझाव था कि सारे देश के घड़ी साजों को एक राष्ट्रीय कमेटी में रखा जाए। इसी कमेटी की घड़ियां हड़ताल का कारण तलाशने का काम करें। सुझाव सभी मंत्रियों और अफसरों को अच्छा लगा। सबने अपनी सहमति दे दी। सारे देश के नामी घड़ी साजों के नाम आदेश जारी कर दिया कि तुरंत राजधानी पहुंचो। सरकारी हुक्म पाते ही नामी घड़ीसाज दिल्ली लौट आए और कुछ घड़ीसाज घबरा गए कि अरे सरकार ने क्यों बुलाया, उनसे क्या कसूर हो गया। कुछ घड़ीसाज ये सोचते हुए आए कि सरकार उनको कारीगरी का कोई इनाम देना चाहती है। एक घड़ीसाज तो ये सोचते हुए आए कि राष्ट्रपति भवन की किसी विलायती घड़ी को सुधारने का काम उनको ही सौंपा जाएगा। लेकिन इतना सभी घड़ीसाज जानते थे कि जैसे उनकी घड़ियां बंद हो गई हैं, वैसे ही दिल्ली के साहब लोगों की भी तो घड़ियां बंद हो गई होंगी। शायद तभी सरकार ने उन्हें याद किया है। सरकारी हुक्म का डर फिर भी उनके मन में बैठा हुआ था। सभी निश्चित तारीख पर सरकारी दफ्तर में हाजिर हुए। सगतपुर के राजमहल का बूढ़ा घड़ीसाज राजधानी पहुंचा था। खैरागढ़ के नवाब का खास घड़ीसाज भी आया था। बजबज, बीकानेर, बनारस, बेंगलुरु, कानपुर, कठियावाड़, लेह, लद्दाख, नागपुर, नाथद्वारा के नामी घड़ीसाज भी आ पहुंचे थे। उनकी एक राष्ट्रीय कमेटी बना दी गई। इन घड़ीसाजों के दिल्ली पहुंचने से मालूम हुआ कि घड़ी की हड़ताल देश के कोने कोने में फैल चुकी थी। इसके साथ ही एक अच्छी खबर यह भी थी कि जब से घड़ियों ने हड़ताल की है, तब से दूसरी सारी घड़ियां हड़तालें टूट चुकी हैं। सरकार खुश थी, मगर चिंतित थी कि घड़ियों की हड़ताल को कैसे तोड़े, इनकी यूनियन को कैसे फोड़े। समय की एकता को तोड़ने की अटकल हर कोई अफसर सोच रहा था। घड़ी साजों की राष्ट्रीय समिति बन चुकी थी। सरकार का प्रतिनिधित्व घड़ियों के सरकारी कारखाने नेशनल मशीन टूल के बड़े इंजीनियर कर रहे थे। समिति की सारी बैठकों का प्रबंध हो चुका था। घड़ी साजों से कहा गया कि वे घड़ियों की हड़ताल का कारण तलाशें। अपने अपने घरों से सुधरने आई मरीज घड़ियों के बीच कभी किसी ने कोई कानोफोसू सुनी हो तो बताएं। सभी घड़ी साजों से यह भी कहा गया कि वे किसी भी तरह पीछे छूट गए समय को लौटा लाने में सरकार की पूरी मदद करें। सबसे अलग अलग बयान मांगे गए थे। सगतपुर से आए बूढ़े घड़ीसाज ने दुखी होते हुए अपने राजमहल की रुकी हुई घड़ियों की व्यथा सुनानी शुरू की। सगतपुर के इस राजमहल में 335 कमरे हैं, 40 चौक हैं, 4 ऊंचे लंबे घंटाघर हैं। इन चारों घंटाघरों में 4 विलायती घड़ियां टंगी हुई हैं। वे पिछले 50 साल से हर मौसम को सहती हुई ज्यों की त्यों डटी हैं। सही समय के घंटे बजाकर सारे समय को लगभग समय की सूचना देती रहती हैं। महल के हर कमरे और हर चौक में एक घड़ी टंगी है। महल में रहने वाले और काम करने वाले हर आदमी के हाथ में एक एक घड़ी बंधी है। इस प्रकार सगतपुर के राजमहल में 1101 घड़ियां हैं, जिनकी देखरेख यह बूढ़ा घड़ीसाज पिछले 40 साल से कर रहा है। सगतपुर के इस बूढ़े घड़ीसाज के बाल पक गए हैं, सारे दांत गिर गए हैं। जब से दांत गिरे हैं, ये घड़ीसाज सिर्फ सोचता रहता है कि कभी दिल्ली जाएगा और नए दांत लगवा लेगा, लेकिन वह सिर्फ सोचता है। इसलिए मुंह अब भी पोपला है। जिस आंख पर वह कांच पहनता है, वह आंख अंदर गड़ गई है। गालों पर गड्ढे पड़ गए हैं और चेहरे पर झुर्रियां लटक गई हैं। लेकिन आज भी हर एक घड़ी की धड़कन का इससे रिश्ता नाता जुड़ा है। वह पूरी आत्मीयता के साथ सारी घड़ियों को संवारता है, साफ रखता है। जब से घड़ियां बंद हुई हैं, तब से वह बहुत दुखी है। उसने एक एक घड़ी का हर पुर्जा, हर पेज ठीक से ठोक कर परख लिया है। सभी कुछ सही है, फिर भी घड़ियां बंद हैं। कारण तो उसने किसी तरह ढूंढ ही लिया है। अपने बयान में वह कहता है, यह तो होना ही था सरकार, एक दिन तो इन घड़ियों को बंद होना ही था। जो इस टाइम की इज्जत करते थे वे तो रहे नहीं, फिर आखिर कभी तो उस टाइम को भी चला ही जाना था। घड़ीसाज हाँफता है, ठहर कर एक लंबी सांस लेता है और आगे बताता है, साहब इस महल के घंटाघर हर मौसम में घंटे बजा बजा कर बताते रहे हैं कि तुम्हारा समय बीत रहा है, और यह राजमहल हमेशा चौकन्ना रहा है, प्रत्येक पल की इज्जत करता रहा है, सभी लोगों के समय का ख्याल रखता रहा है, लेकिन जुड़ा रहा है उससे। लेकिन अब कौन जवाबदार है सरकार, अब कौन जिम्मेदार है? आज पल और पहर में कोई फर्क नहीं है सरकार। आज जनता के दिनमान की किसे फिक्र है? अपनी ही जनता से इतनी दूरी। राजमहल एक भुतहा महल बनकर खड़ा है सरकार। कहते कहते घड़ीसाज रो पड़ा था। उसके दिमाग में एक साथ बीते दिनों की याद कौन गई।
और अब जो कुछ घट रहा है उसे बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसके लिए यह बर्दाश्त करना कठिन था कि शहर सगतपुर का समय चुपचाप हाथों से सरक जाए और किसी को इसका भान ही न रहे। नहीं, इस राजमहल की घड़ियों से यह अपमान सहा जा रहा था। बूढ़ा घड़ीसाज बता रहा था, एक रात तो यह तमाशा भी देखना पड़ा कि सरकार छोटे कुंवर साहब की कार कहीं से लौटी थी। तभी घड़ियों ने रात के 2 बजाए। सारी घड़ियां एक साथ 2 के घंटे बजा रही थीं। कुंवर साहब का नशा तोड़कर सुना रही थीं कि यह घर लौटने का समय नहीं है कुंवर साहब। घड़ियों की चेतावनी कुंवर साहब को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने दूसरे सवेरे सूरजपोल यानी मुख्य द्वार की घड़ी उतरवा दी। सारी घड़ियों ने इसे अपनी तौहीन समझा। घड़ीसाज फिर किसी पीड़ा के दबाव से दब गया। थोड़ा ठहर कर कहने लगा, दूसरे ही सवेरे मैंने सुना कि मेरे कमरे की घड़ियां कानाफूसी कर रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं, अब हमारा समय बीत गया। समय की इज्जत उठ गई। वे सारी घड़ियां अपनी कानाफूसी के बाद मुझे भी चेतावनी दे रही थीं। कह रही थीं, बूढ़े घड़ीसाज, तुम्हारा भी समय बीत गया है, अपने औजार समेट लो और बिस्तर बांध लो। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि कभी मेरी घड़ियां भी मुझसे यूं ही किनारा करने लगेंगी, किनारा करने को कहेंगी। कभी नहीं सोचा था सरकार, कभी नहीं। कहता कहता बूढ़ा घड़ीसाज बेहोश हो गया था। घड़ीसाज का बयान सुन रहे सरकारी अफसर सन्न रह गए थे। बेहोश घड़ीसाज को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा सरकारी अफसर खुद भागा था। उस घड़ीसाज की पीड़ा से सारे अफसर पिघल से गए थे। अब वे अपने घड़ियों के सवालों में जुड़ गए। लेकिन कमेटी की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए एक अफसर ने बताया कि उसने सगतपुर के बूढ़े घड़ीसाज का बयान दर्ज कर लिया है। कमेटी की सभी अफसरों ने यह चाहा कि दर्ज हुआ बयान पढ़कर सबको सुनाया जाए। एक अफसर सरकारी रिकॉर्ड से बयान पढ़कर सुना रहा था। सगतपुर में समय की इज्जत करने वाले नहीं रहे। राजमहल के लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, ऐशो आराम में समय नष्ट करते हैं। राजमहल जनता के समय से शहर की जनता के सुख दुख से बिल्कुल कट गया है। सारे शहर का समय इसके शासकों के हाथों से चुपचाप सरकता जा रहा है और किसी को इसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए उस राजमहल की घड़ियां अब चलना जरूरी नहीं समझती। वे सोचती हैं कि समय रहते अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इस स्थिति को घड़ियां अपना अपमान समझती हैं और वे बंद हो गई हैं। सरकारी अफसर जब बयान पढ़कर सुना रहा था तब सभी अफसर गर्दन हिला हिलाकर घड़ियों की राय से अपनी सहमति जता रहे थे। वे सोच रहे थे कि रूठी घड़ियों को कैसे मनाया जाए, जिम्मेदार लोगों को जनता के सुख दुख के साथ कैसे जोड़ा जाए। घड़ीसाजों की राष्ट्रीय कमेटी की बैठक चल रही थी। सगतपुर के घड़ीसाज का सवाल सामने टंगी घड़ी के पेंडुलम पर चढ़कर बैठ गया। एक बार तो हड़ताली पेंडुलम भी हिल उठा। सवाल हवा से फिर कौंध गया, जिम्मेदार लोग जनता के सुख दुख में साथ कैसे जुड़ें। कमेटी के सरकारी मेंबर भी इन सवालों से जुड़ गए लगते थे। सबके चेहरे पर खिसियाहट छलकने लगी थी। इसी खिसियाहट को छिपाने के लिए सभा की कार्यवाही आगे बढ़ा दी गई। सगतपुर के बूढ़े घड़ीसाज का बयान दर्ज हुआ तो खैरागढ़ के घड़ीसाज की बारी आई। उसे बुलाया गया। खैरागढ़ का घड़ीसाज नवाब साहब का खास घड़ीसाज है। नवाब साहब ने ही उससे इतना पैसा दे दिया है कि उसका और उसके छोटे परिवार का खर्च चल जाता है। इसलिए वह सारे शहर की घड़ियां मुफ्त में ठीक करता है। कभी किसी से कोई मेहनताना नहीं लेता। हर आदमी के हाथ पर बंधी घड़ी उसे अपना हमदम मानती है। हर आदमी को उस पर पूरा भरोसा है। कारण बहुत साफ है। खैरागढ़ का यह घड़ीसाज पिछले 50 वर्षों से इस शहर की घड़ियां सुधारता रहा है। जब भी कोई आदमी नई घड़ी खरीदता है इसकी राय कभी गलत नहीं जाती और यही कारण है कि इस कस्बे में कोई भी आदमी घड़ियों के मामले में आज तक कभी ठगा नहीं गया। हर हाथ पर घड़ी बंधी थी। हर घर में या दफ्तर में टंगी घड़ी हमेशा समय बताती थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस घड़ीसाज का पूरा परिवार इस काम को अपना पवित्र कर्तव्य समझकर करता रहा है। घर में पत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं, सभी मेहनती हैं और काम के जानकार हैं। सबने अपना काम बांट लिया है। सभी परोपकार और पूजा की भावना से काम करते हैं। उसकी पत्नी खैरागढ़ की सभी मस्जिदों और धर्मशालाओं की घड़ियां सुधारती संवारती है। बूढ़े घड़ीसाज की बूढ़ी पत्नी
मंदिर मस्जिद में कोई भेद नहीं समझती, सभी धार्मिक स्थानों को यह समान रूप से पवित्र समझती है। वह समय को धर्मनिरपेक्ष मानती है। अपनी बात का सीधा और सरल प्रमाण उसके पास यह है कि मंदिर मस्जिद में टंगी दो अलग अलग घड़ियां एक ही समय बताती हैं, कभी कोई फर्क नहीं दिखाती। खैरागढ़ के घड़ी साज के दो बेटे भी यही काम बचपन से सीखते रहे हैं। अब वे भी बड़े आलिम हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपने हुनर के मास्टर हो गए हैं। अब खैरागढ़ के सभी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, डाकखानों तथा दूसरे सभी सार्वजनिक स्थानों में टंगी घड़ियों की देखरेख का जिम्मा इनका है। अपने पिता की तरह ये भी पूरे उस्ताद हैं। इस पूरे परिवार को जबरदस्त देखरेख के कारण खैरागढ़ की सभी घड़ियों की सेहत हमेशा अच्छी रहती है। कभी कोई घड़ी खराब होने की हिम्मत नहीं करती। हालत यह है कि जब किसी घड़ी को सुधारे बहुत दिन हो जाते हैं तो घड़ी साज स्वयं जाकर उसे मांग लाता है और साफ सफाई करके वापस कर देता है। कमाल की याददाश्त है इस बूढ़े घड़ी साज की। लेकिन जब से घड़ियां रुकी हैं उसका दिमाग चक्कर खा गया है। वह सोच नहीं पाता कि जिस शहर में घड़ियों की सेहत का इतना ध्यान रखा जाता हो, वहाँ की घड़ियां एक साथ यूं कैसे रुक सकती हैं। घड़ियां जब से रुकी हैं तब से ही जैसे इस पूरे परिवार पर कोई आफत टूट पड़ी है। सारा परिवार एक एक घड़ी का एक एक पुर्जा देखने परखने में लगा रहता है, मगर घड़ियों के बंद होने का कारण समझ में नहीं आता। घड़ी साजों का यह पूरा परिवार भी नहीं जान सकता कि सारी घड़ियां एक साथ क्यों रुकी। सबकी समझ जैसे मात खा गई है, लेकिन अब भी पूरा परिवार कारण की तलाश में जुटा हुआ है। एक दिन घड़ी साज के दोनों बेटे स्कूल से दौड़ते हुए आए और घड़ियों के बंद होने का कारण ढूंढ लाए। घड़ी साज को ऐसी खुशी हुई जैसे किसी अंधे को आंखें मिल गई हों। उससे जब सरकारी अफसर ने राजधानी में घड़ियों के बंद होने का कारण पूछा तो वह सहमा सहमा सा बताने लगा। उसे सरकारी पूछताछ वैसे अच्छी नहीं लगती थी। वह दबी जुबान में कह रहा था, मेरी और मेरे परिवार की सेवा में कभी कोई कसर नहीं आई है सरकार। हम सब तो पूरी लगन से, मोहब्बत से घड़ियों की देखभाल करते हैं। बीच में सरकारी अफसर ने कहा, हम तुम्हारी गलती नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो समय की एकता का राज ढूंढ रहे हैं। हमें तो समझना है कि सारे देश की घड़ियों ने एक साथ चलना बंद क्यों कर दिया। तुम्हें अगर समझ में आया हो तो बताओ, सरकारी अफसर ने कड़क कर पूछा था। घड़ी साज बता रहा था, कारण तो मैं खुद ढूंढ रहा था सरकार। मैं भी उतना ही हैरान था, लेकिन अब जो कारण मेरे दो छोटे छोटे लड़कों ने अपनी बुद्धि से खोज निकाला है वह सरकार की बड़ी समझ से बाहर की चीज है। ना पूछे तो ही अच्छा है। सरकारी अफसर ने सामंती रौब से कहा, तुम बताओ, तुम्हें सब कुछ माफ है। खैरागढ़ के अनुभवी घड़ी साज को सरकारी अफसर का यह तुम हम अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह करता भी तो क्या करता। वह बता रहा था, साहब घड़ियां तो आदमी ने बनाई हैं, अपनी सुविधा के लिए बनाई हैं। आज ऑटोमेटिक घड़ियां हैं और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां भी हैं, लेकिन कोई ज़माना था जब या तो धूप घड़ियां थीं या रेत घड़ियां। जो भी हो, आदमी को समय के अंदाज की ज़रूरत थी। सिर्फ अंदाज की ही नहीं सरकार, उसे समय की कीमत पहचानने की भी ज़रूरत थी। उसको समय के सही उपयोग की भी ज़रूरत थी और उसने अपनी सुविधा के लिए घड़ियां बना ली। घड़ियों का काम उसकी सुविधा के लिए उसे सहयोग देना था, लेकिन बात कुछ बिगड़ती जा रही है सरकार। मेरे दो छोटे लड़के बता रहे थे कि खैरागढ़ के सारे स्कूलों की घड़ियां पीछे रहा करती थीं। वे स्कूलों की घड़ियां हमेशा नज़र रखती थीं। उन्होंने देखा है वे घड़ियां तभी पीछे रहती हैं जब किसी बच्चे को सज़ा मिलती है। वे बताते हैं कि सभी स्कूलों में जरा भी देर से आने वाले लड़कों की लाइन अलग लगा करती है। यह लेट लतीफ़ी की लाइन कहलाती है। जब तक प्रार्थना होती है तब तक मास्टरों की आंखें इन लेट लतीफ़ों की खबर लेने को तकती रहती हैं। बच्चों को नफरत से देखती हैं। ये आंखें सिर्फ उस अवसर का इंतजार करती हैं जो बच्चों को सज़ा देने के लिए होती हैं। प्रार्थना के बाद इन लेट लतीफ़ों को जितने मिनट की देर हो उतने मिनट क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। जब तक स्कूलों की सभी घड़ियां रुकी रहती हैं। इसके अलावा जब जब इन मासूम बच्चों को कोई सज़ा दी जाती है तब तब घड़ियां ठिठक कर रुक जाती हैं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह सिलसिला एक लंबे अरसे से चल रहा है, मगर अब लगता है कि अब सब घड़ियों की बर्दाश्त करने की ताकत से बाहर की बात हो गई है, इसलिए वे ठहर गई हैं। सज़ा और समय का मेल घड़ियों को मंजूर नहीं लगता। फिर सज़ा भी मासूम बच्चों को, घड़ियां इसे नहीं सह सकी हैं। खैरागढ़ का घड़ी साज एक लंबी सांस लेकर रुक गया। उसने पानी पीना चाहा था, उसे पान की भी तलब हो आई थी। सरकारी दफ्तर का चपरासी दौड़कर पानी लाया था।
दूसरा चपरासी पान लेने दौड़ा था। पानी पीकर खैरागढ़ के घड़ीसाज ने अपनी बात आगे बढ़ाई। वह कह रहा था, घड़ियां बच्चों पर यूं सवार हो जाएंगी, ऐसा किसने सोचा था सरकार? बच्चे भी अगर फौजी आदमी की तरह पाबंद हो जाएंगे तो बच्चे क्यों कहलाएंगे? बच्चे केवल बच्चे ही बने रहें। इसके लिए तो उनको समय के इस आतंक से बचाना ही होगा सरकार। ऐसा भी किसने सोचा था कि समय बच्चों पर यूं सवार हो जाएगा और सारी दुनिया की कच्ची पौध समय से इस तरह डरती रहेगी। यह बात तो सरकार आपके ध्यान में आनी चाहिए थी, लेकिन जब ऐसा होता ही न दिखा तो घड़ियों ने खुद ही फैसला किया। घड़ियों ने अब सारे बच्चों की हंसी खुशी के लिए न चलने का फैसला किया है। वे तब तक नहीं चलेंगी जब तक कि फौजी कानून स्कूलों से नहीं हटा दिए जाएंगे। बच्चों पर समय को इस कदर क्रूरता से सवार नहीं होने दिया जाएगा। अब आप ही बताइए सरकार, ऐसी बात कैसे समझ में आएगी आप सबको? कैसे बदलेंगे आप सब अपना रुख? खैरागढ़ का घड़ीसाज एक सवाल लेकर के लंबी सिफारिश के साथ एक बड़ी कमेटी में पूछे जाने के लिए भेज दिया। उसका सारा बयान एक अफसर ने दर्ज किया था। उस बयान का मोटा मुद्दा पढ़कर सुनाया गया। खैरागढ़ के सभी स्कूलों में देर से आने वाले बच्चों को सजा मिलती थी। देरी 1 मिनट हुई है या ज़्यादा, ये कुछ नहीं देखा जाता। खैरागढ़ की घड़ियाँ मानती हैं कि समय को बच्चों के सिर पर नहीं सवार होना चाहिए। घड़ियाँ यह भी मानती हैं कि जब तक बच्चों को ऐसी क्रूरता से बचा नहीं लिया जाता तब तक समय का हिसाब रखना बेकार है। खैरागढ़ की घड़ियों ने फैसला किया है कि जब तक बच्चों की मुस्कान नहीं लौटाई जाती तब तक घड़ियां बंद रहेंगी। खैरागढ़ की घड़ियों का फैसला सुनाकर सभी सरकारी अफसर चकित हो गए। उन्होंने तुरंत शिक्षा मंत्रालय के नाम एक चिट्ठी भेजी कि घड़ियों के फैसले पर विचार करने के लिए देश के नामी शिक्षाविदों को बुलाया जाए, एक कमेटी फिर बैठाई जाए और बच्चों पर समय की पाबंदी लागू करने की बात को फिर से विचार किया जाए। धन्यवाद साथियों। ये घड़ियों की हड़ताल नामक बाल उपन्यास का ये पहला भाग था। आप सबको अच्छा लगा हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दूसरा जो भाग है वो बहुत जल्द हम प्रस्तुत करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। धन्यवाद।